हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये यूएससीएमए के अंदर 2020 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले नहीं था। सेकंड बात ये कि ना अब ये वर्ल्ड के मेजर जितने ही बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं सब में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लाइक यूएससीएमए के अंदर है, एसीसीए के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग नाम से जो पेपर होता है अकाउंट्स का, उसमें प्रोफेशनल लेवल का, उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इंडिया का जो आप सीए फाइनल कोर्स कभी देखा हो आपने, तो उसके अंदर भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है अकाउंट्स के अंदर। तो होता क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, हम ये समझेंगे आज की क्लास में। हम इसका मीनिंग समझेंगे। एक काउंसिल बनाई गई है इसके बारे में, IIRC करके, जो इसके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है 2010 में, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या कंपनीज ने इसको कंप्लाइंस करना चालू कर दिया है। तो हम 2 केस स्टडीज लेंगे प्रैक्टिकल, है ना। आप ये कह लीजिए 2 इंटीग्रेटेड रिपोर्ट डायरेक्टली देखेंगे। एक तो टाटा स्टील कंपनी की, ठीक है, और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की। टाटा स्टील की क्यों? क्योंकि IIRC ने इसको वर्ल्ड की सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स में से काउंट किया है। वर्ल्ड की जो टॉप 3 रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर से टाटा स्टील का नाम आया है कि ये सबसे बढ़िया इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी देखेंगे अपन, ठीक है। ये स्कॉर्पियो वगैरह ये सब कार्स बनाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। फिर हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से आगे जाएंगे, मतलब बीच में पहले टॉपिक समझेंगे, उसके बाद दोनों ये केस स्टडी देखेंगे। पहले जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी हो सकती है टाटा स्टील की और महिंद्रा एंड महिंद्रा की, कि इन्होंने कैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाई है अपनी। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की एक और केस स्टडी जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, आपने कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी होगी, नहीं देखी तो अभी हम देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट जो होती है ईयर के एंड में बनती है। कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसको शेयर होल्डर्स के सामने रखना पड़ता है फॉर अडॉप्शन, है ना। उसके अंदर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात होती है। तो एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो अभी तक फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट करती थी, जैसे कंपनी ने डेब्ट और इक्विटी से कितना कितना फंड रेस किया है, उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया है, कंपनी के क्या सेल्स है, क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स है, क्या EPS है ना। ये सब चीज़ें कंपनी डिस्क्लोज करती थी। कई लोगों ने बोला नहीं, फाइनेंशियल डेटा जो है ना उसके अलावा आप क्या है नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी बात करो थोड़ी सी। और ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग कब हुई? ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग हुई जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, आपको पता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस US में आया था। तो USA के अंदर एक बैंक था लेमन ब्रदर्स नाम से, ठीक है। तो लेमन ब्रदर्स जो है वो कोलैप्स कर गया था। कोलैप्स करने का सिंपल रीज़न ये था कि इसने बहुत ज़्यादा लोन कर दिए थे, मॉर्गेज लोन, और उन असेट की वैल्यू ही नहीं थी इतनी जितना लोन कर दिया गया था। सपोज करिए 1 करोड़ का लोन कर दिया और असेट की वैल्यू जो है वो केवल 80 लाख है, तो रिकवर कम होगा ना ऑब्वियसली। तो फिर वो एक बोलते हैं बलून बन चुका था ये पहले, है ना। आप अगर इसको पढ़ेंगे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन उसको नहीं देखेंगे। तो जब ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा और लोगों को लगा नहीं, कंपनीज को है ना थोड़ा और अकाउंटेबल होना ज़रूरत है, ठीक है। देखो, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, बड़ा कुछ होता है, उसके बाद ही चीज़ें बदलती है वर्ल्ड के अंदर। जैसे 2002 में एनरॉन स्कैंडल हुआ था, तो उसके बाद क्या आया 2002 के अंदर? सार्बने-ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, ठीक है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है उसके जस्ट बाद जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए एक काउंसिल बन गई, जिसे बोलते थे IIRC। पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, ठीक है। तो देखो एक बार मेन क्या है, थोड़ा सा हल्का सा रीड कर लेते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आगे चलते हैं।
इस टॉपिक में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं बनता कि अपन से न्यूमेरिकली सॉल्व करवाएगा क्या, ऐसा नहीं है कि अपन को कुछ कैलकुलेटर लेके कुछ सॉल्व करना है। हमें इसमें केवल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल, अब देखो ये फ्यूचर है, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, ये ध्यान रखना, ये फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर हर कंपनी इन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी ही, ठीक है। तो भले ही आज आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे टॉपिक, लेकिन अब आप देखना आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाने वाली कंपनीज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का देखो एक सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी कि वो है क्या। अभी तक कंपनी पहले कहती थी कि हम फाइनेंशियल कैपिटल का यूज करते हैं। कौन सी कैपिटल का यूज करते हैं? फाइनेंशियल, जैसे डेप्ट और इक्विटी, और उसी से ही हम बिजनेस करते हैं। और जब हमारा रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, लाइक हमारी सेल्स वगैरह होती है, तो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल ही बढ़ती है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके, याद होगा आपको। और जब हम प्रॉफिट कमाते हैं ईयर के एंड में, तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनपुट भी कैपिटल हुआ और आउटपुट भी कैपिटल के अंदर ही ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहता है ये पूरी तरीके से सही नहीं है कि आपका बिजनेस केवल फाइनेंशियल कैपिटल पे चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये पार्शली करेक्ट हो सकता है। क्यों? देखो, आपका बिजनेस फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा कई और कैपिटल पे भी चल रहा है, लाइक ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इन सबको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज, वो आपकी एसेट होती है, नो डाउट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब कंपनी के जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी जो पेटेंट फाइल करती है, ट्रेडमार्क्स लेती है, वो सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि कंपनी की फिक्स असेट ज़्यादा होती थी और इंटेंजिबल असेट्स कम होती थी। लेकिन आजकल कंपनीज का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो ज़्यादा होता है, मतलब इंटेंजिबल असेट्स कंपनी की ज़्यादा होती है। और देखेंगे इसको डिटेल में। ऐसे ही एक होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मतलब कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपके सप्लायर से, आपके वेंडर से, ठीक है। कंपनी जो है क्या सोसाइटी पे कुछ खर्चा करती है क्या? सोसाइटी से कंपनी इतने सारे रिसोर्सेज लेती है, तो क्या उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है क्या बदले में, ठीक है। चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रही है कहीं ऐसा। तो ये सब सोशल कैपिटल है। जो आपने सुना होगा एक वर्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो CSR वाला जो पॉइंट होता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही और भी एक हो गई फाइनेंशियल कैपिटल, तो अपन ने बोल ही दिया। एक हो गई नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब अब कंपनी जो है, सोचो आप नेचर से क्या क्या ले रही है, वाटर ले रही है, बिना पानी के कैसे इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। एयर भी यूज ले रही है, फॉरेस्ट, अगर कोई कंपनी को अपने प्रीमाइसेस कहीं और शिफ्ट करना है, या कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको प्रीमाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा प्रीमाइसेस हो और उसके लिए उसको जंगल कट करना पड़े, ठीक है। तो कौन सी कैपिटल डिप्लीट हो रही है यहाँ पे? नेचुरल कैपिटल जो है वो डिप्लीशन हो रहा है। हो सकता है कि कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हों जो नेचर को डायरेक्टली हार्म करते हों, ठीक है, या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का रिसाइकिल नहीं करती हो। आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा कि रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, खास तौर से ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बढ़ रहा है जिस तरीके से, बहुत और भी तरह के वेस्ट बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ऐसे तरह की कैपिटल्स के बारे में बताती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। बोलते हैं ये सारी कैपिटल बिजनेस यूज भी करता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये सब कैपिटल बिजनेस यूज करता है, नहीं करता? सोशल कैपिटल का इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल कैपिटल का होता है, ह्यूमन कैपिटल का होता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का होता है, नेचुरल कैपिटल का होता है, ठीक है। 6 कैपिटल होती है, एक और पढ़ेंगे आगे। तो ये सब कैपिटल इनपुट है। बिजनेस जैसे प्रोसेसिंग करता है, मतलब जैसे पूरे साल भर काम करता है, उसके बाद जो आउटपुट आते हैं, क्या आउटपुट जो आते हैं, आउटपुट इन सब कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं या नहीं डालते? बिल्कुल डालते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया नेचुरल कैपिटल, हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है ना पॉल्यूशन बहुत फैला रहा हो, तो नेचर को हार्म कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है आप ह्यूमन कैपिटल मतलब कि एम्प्लॉयज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हो अच्छे से,
ठीक है, आपके यहाँ पे फीमेल को जो पे दी जाती है वो इक्वल नहीं है मेल के। जैसे गूगल के ऊपर केस हो गया था 2017 के अंदर इससे रिलेटेड, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, आपके पास आप कंपनी के अंदर प्रॉपर डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब आप देखोगे कि ना एक काउंसिल बनी है, जैसे हमने डिस्कस किया IIRC, ये 2010 में ही बनी थी। ठीक है, और इसके बनने के पीछे बैकग्राउंड क्या था कि 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद इसको बनाना थोड़ा सा सोचा कि भाई ज़रूरी है इसको बनाना, IIRC करके। इस काउंसिल ने एक फ्रेमवर्क दिए। ठीक है, जैसे अपने ऑडिट या सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे इन्होंने फ्रेमवर्क जारी किया 2013 के अंदर, और बोला कि कोई भी अगर कंपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना चाहती है तो वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करेगी। तो IIRC ने कुछ फ्रेमवर्क दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या सर? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहीं पे मैंडेटरी है क्या? ये तो आप बोल रहे हो कि ऑप्शनल है। देखो, वैसे तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, अभी तक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि IIRC चाहती है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है ना मैंडेटरी हो जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। लेकिन एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन भी बोला जाता है, कि भाई ह्यूमंस जो जन्म लिए थे सबसे पहले, ठीक है, ह्यूमन रेस जो आई थी वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका से ही आई थी या अफ्रीका से आई थी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने इसको मैंडेटरी करा है। ठीक है, बोला है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इस बैकग्राउंड के साथ। इस कहानी को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं करूंगा यहाँ पे पूरा। इसमें क्या लिखा है, इसमें केवल ये लिखा है कि पहले कंपनी के पास इंटेंजिबल असेट्स कम होती थी, केवल 17% होती थी 1975 के आसपास। लेकिन आज क्या है, आज 80% से ज़्यादा कंपनी के पास कौन सी कैपिटल है? इंटेंजिबल असेट्स है, मतलब वो जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। और टेंजिबल असेट्स जो होती है वो अब कंपनी के पास हो। जब ये 80% से ज़्यादा इंटेंजिबल असेट है तो ऑब्वियसली 20% से कम क्या हो गई? टेंजिबल असेट्स हो गई। ठीक है, टेंजिबल असेट्स को इस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बोला जाता है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मतलब कंपनी जो है, कंपनी अपने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, वो सब कंपनी की क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कहलाती है। उसका भी बिजनेस में यूज होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये IIRC बना 2010 में, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट निकली 2013 में, ये सब बता रहे हैं। ठीक है आइए, जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ज़्यादातर प्रॉफिट सेक्टर की बात करता है कि प्रॉफिट सेक्टर जो होते हैं और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उन पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, बोल रहा है। ठीक है ना, अभी तक हुआ नहीं है, इसका ख्याल है। ठीक है ना, अभी सोच रहा है, केवल हो सकता है 2-4 साल बाद ये मैंडेटरी हो जाए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है उनके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए कुछ नहीं बोला IIRC ने, बस ये बोलता है हाँ करना चाहें तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया साउथ अफ्रीका जो थी पहला देश था जिसने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को मैंडेटरी किया। ठीक है, IIRC ध्यान रखना, IIRC एक बॉडी है। ये बॉडी किन से मिलके बनी है? जैसे जो भी रेगुलेटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज हैं, स्टैंडर्ड सेटर्स जैसे IASB, FASB, ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड निकालते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और US गैप जो निकालते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैं, जैसे इंडिया के अंदर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये सब NGOs। तो ये सब लोग बैठे मिले, इतने सारे समझदार लोग बैठे और इन समझदार लोगों ने मिलके क्या बॉडी बनाई है? IIRC। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या है, देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मेन एम क्या है, इसको रट लो। इसको क्यों रट लो? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपके डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इस पैराग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि कोई भी कंपनी जो भी बिजनेस में इनपुट यूज करती है और जो भी आउटपुट निकालती है, ठीक है, अब आप सोचो इनपुट यूज करके कोई कंपनी आउटपुट बनाती है
तो उससे क्या क्रिएट होती है? वैल्यू। वैल्यू क्रिएट होती है नहीं होती? अरे भाई कंपनी छोड़ो, अपने घर में जो मम्मियाँ होती है वो क्या करती है? मिल्क से दही निकालती है, तो वैल्यू क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है? दही की वैल्यू अलग है, मिल्क की वैल्यू अलग है, ठीक है। या पनीर बना दिया तो वैल्यू क्रिएट हो गई ना। तो इनपुट से जब भी आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वैल्यू तो क्रिएट होगी, ठीक है। तो जब भी वैल्यू क्रिएट हो रही है तो ध्यान रखना उसके अंदर 6 कैपिटल इन्वॉल्व है, ये बोल रहा है। कौन कौन सी कैपिटल इन्वॉल्व है? जैसे हमने बोला इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, तो स्ट्रेस मारने की जरूरत नहीं है, नाम बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। तो ये सारी जो कैपिटल है इस तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल, ये सब 6 कैपिटल इन्वॉल्व है और ये सब इनपुट में भी काम करती है, ठीक है। और जब इनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मतलब बिजनेस जब अपना एक्टिविटी करता है तो जो आउटपुट आता है इन सब पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे हमने बताया कि स्टार्टिंग में बिजनेस ने कैपिटल लगाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया और साल भर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और ईयर के एंड में क्या होगा? फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ गई। प्रॉफिट कमाने से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो मेन गोल क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का? जो फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताना कि कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंपनी जो वैल्यू क्रिएट कर रही है ना, उनको ऐसे धोखे में मत रखो कि भाई केवल ये फाइनेंशियल कैपिटल की वजह से वैल्यू क्रिएट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो वैल्यू क्रिएट कर रही है वो 6 कैपिटल की वजह से क्रिएट कर रही है, ना कि केवल फाइनेंशियल कैपिटल की वजह से क्रिएट कर रही है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अब इसका भी फंडा समझो। देखो होता क्या है, पहले क्या हो रहा था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वर्ल्ड से पहले, कि जो भी कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है वो अपनी वैल्यू एक तरीके से शॉर्ट टर्म दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म कैसे? अब जैसे कोई सपोज करो कोई कंपनी है जो अभी क्या कर रही है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है खूब दबा के, है ना, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। कोई कंपनी नेचर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है या अपने एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, चाइल्ड लेबर यूज कर रही है और या फिर वेस्ट को रिसाइकल नहीं करती है और खूब अच्छे से वेस्ट भी फैला रही है, एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है हर साल, ठीक है। ये हर साल प्रॉफिट दिखाई जा रही है। तो ये शॉर्ट टर्म चीज है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो कंपनी जो अभी प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट कमाना बंद कर दे। क्यों? हो सकता है कि उसके ऊपर बड़े बड़े एनजीओज का प्रेशर आ जाए, ठीक है। कई एनजीओज होते हैं बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स के बहुत अगेंस्ट में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते हैं कॉरपोरेट का, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ग्रीन पीस नाम से, यूनाइटेड नेशंस की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े आर्म्स हैं ऐसे, ठीक है। आर्म्स मतलब कोई हथियार नहीं, मतलब उनके बॉडीज कह सकते हो। यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जैसे WHO भी यूएन का पार्ट है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी होती है। यूनिसेफ है, ठीक है, यूनेस्को है। तो ये और भी बड़े बड़े एनजीओज हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एनजीओ है एक, ठीक है। आपने सुना होगा इंडिया के अंदर एक बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। किसका है ये, सुना है नाम? बचपन बचाओ, ठीक है। ये है एक पर्सन है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, उनका है ये। इनको बचपन बचाओ आंदोलन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जो बच्चे होते हैं, हो सकता है कि वो स्ट्रीट पे सो रहे हों, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए हों या फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो बच्चे भीख मांग रहे हैं सड़क पे, ऐसे कुछ भी है ना। तो वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये बचपन बचाओ आंदोलन। इसके जो फाउंडर हैं वो है कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए, तो ये लोग है ना ऐसे कॉरपोरेट्स पर नजर रखते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाते हैं कि भाई इनको बंद करो, इनको सुधारो थोड़ा, कॉरपोरेट्स को इनके ऊपर एक कंट्रोल स्टेब्लिश करो। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो कंपनीज है ऐसा एक्सप्लॉयटेशन करके शॉर्ट टर्म में तो वैल्यू क्रिएट कर रही है,
शॉर्ट टर्म पे तो प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन हो सकता है कि उनका मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है ना वो फ्यूचर कुल मिला के ब्राइट नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या बोलता है कि कंपनी को केवल ये नहीं दिखाना कि वो वैल्यू शॉर्ट टर्म में क्रिएट कर रही है, ऐसा नहीं दिखाना, कंपनी को मीडियम और लॉन्ग टर्म में भी सोच के बताना है कि कंपनी जो है ना वैल्यू क्रिएट करेगी नहीं करेगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मतलब कंपनी को अपने प्लान्स भी बताने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब है। तो ध्यान रखना, ये लाइन एग्जाम में एज इट इज पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि भाई वो शॉर्ट टर्म में ही दिखाना होता है कि नहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म में भी दिखाना होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोथ, ये तो सही बात है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में तो है ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, जो बिजनेस होता है उसका कोई ना कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है नहीं होता जिसमें वो ऑपरेट करता है, होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हर बिजनेस एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एक कंट्री में वर्क करेगा, ठीक है। हर बिजनेस के देखो दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, कि उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कि वहां पे कौन सी गवर्नमेंट है। हो सकता है कि ट्रंप की जगह जो बाइडन आ गए हो, तो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो जो बाइडन की नहीं हो, तो पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं उससे इफेक्ट करता है नहीं करता, बिजनेस बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल, ऐसे ही टेक्निकल, हर कंपनी का जो टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। या आप ये कह लो कि जैसे अब देखो बिजनेसेस जो होते हैं ना, हर बिजनेस एक टेक्निकल एनवायरनमेंट में वर्क करता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी इस टाइम वर्ल्ड देख रहा है, एआई आ रहा है हर जगह पे, तो टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, ब्लॉकचेन का वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें टेक्निकल एनवायरनमेंट होती है। ऐसे ही पॉलिटिकल, टेक्निकल, क्या सोशल एनवायरनमेंट है उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पे किस रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं, उससे भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है क्या, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। उनका जो रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका वो अलग हो सकता है, ठीक है ना, रिलीजियस वाइज, तो सोशल एनवायरनमेंट अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं, हर बिजनेस मतलब एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क करता है। इवन आपने सेक्शन बी यूएससीएमए हमने, अगर आप पार्ट 1 पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट किस किस टाइप का होता है, वहां पे डिस्कस भी करा हुआ है, ठीक है। तो हर बिजनेस एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क करता है, उसका रिलेशनशिप होता है स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो कुछ वेरियस रिसोर्सेज यूज करता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है ना, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मेन पर्पस यही है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बताना। और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है वो इन 3 चीजों से इफेक्ट करता है। पहला, कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्या रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स के साथ, और क्या क्या कंपनी जो है वेरियस रिसोर्सेज यूज कर रही है। जो 6 कैपिटल्स हैं, तो अपन डिस्कस कर रहे थे 6 कैपिटल्स, ठीक है। तो ध्यान रखो, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्टेक होल्डर से ही वैल्यू डराइव करती है, वैल्यू उन्हीं से ले रही है और उन्हीं को दे रही है, ठीक है। ये तो एक इकोनॉमिक्स में फ्लो कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो तो, ठीक है, तो ये वही तो होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जैसे हम इधर से वैल्यू ले रहे हैं और इन्हीं को ही वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल भी है और हम उन्हें ही प्रोडक्ट फिनिश करके दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जाम के लिए काम में आ सकती है, ठीक है, और एग्जाम में एमसीक्यू इनमें से कुछ भी तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं। तो एक तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग है, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है और एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तीनों अपन को पता होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड थिंकिंग, इंटीग्रेटेड थिंकिंग मतलब कि देखो ऑर्गेनाइजेशन का क्या जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन इट्स ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल यूनिट एंड द कैपिटल दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस और इफेक्ट। जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपनी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, प्लस
कंपनी के जो कैपिटल्स हैं, अलग अलग टाइप की जो कैपिटल्स हैं, हमने जो 6 कैपिटल डिस्कस करी, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है, वो रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड थिंकिंग है। ठीक है, मतलब जैसे कंपनी क्या कर रही है, नेचर का यूज ले रही है, प्रोसेसिंग कर रही है। ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, उससे कोई ना कोई नेचर पे हो सकता है इम्पैक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, तो कंपनी जैसे वाटर का यूज ले रही है, ठीक है, वाटर को खूब एक्सप्लॉइट कर रही है, और हो सकता है कि लास्ट में आके वाटर क्या हो रहा हो, पॉल्यूट हो रहा हो। तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या बोलता है कि हमें ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर इंटीग्रेशन ढूंढना है, मतलब ऐसे चीज़ों के अंदर हमें ढूंढना है कि इन दोनों में क्या लिंकेज है। ठीक है, और ढूंढ के उसको शो करना है रिपोर्ट के अंदर। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या होती है, कंपनी की स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट, है ना, कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना। ठीक है, जिससे कंपनी क्रिएट कर रही है वैल्यू ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कैसे कंपनी की जो स्ट्रेटजी है, कंपनी का गवर्नेंस है, कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी का प्रोस्पेक्ट है, कंपनी के वैल्यू क्रिएट करने में काम में आता है। अब सोचो, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी चेंज होगी, उसकी वैल्यू क्रिएट होगी, वो अलग टाइप से होगी। ठीक है, कोई कंपनी सोच सकती है, सपोज करो स्ट्रेटजी के अंदर कि मुझे ऑनलाइन जाना है, कोई कंपनी बोल सकती है कि नहीं मुझे ऑफलाइन ही बिजनेस करना है, तो उससे वैल्यू क्रिएट अलग तरीके से होगी। गवर्नेंस मतलब कंपनी के अंदर किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का सेटअप होगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होगी, क्या कंपनी के अंदर वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या वो पॉलिसीज फॉलो करेंगे, उन पॉलिसीज से क्या कंपनी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कई बार आपने गवर्नमेंट को कहते हुए सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैनेज करने का। तो अगर वो अच्छा होगा तो जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी तो गवर्नेंस कर रही है। तो ये जो कंपनी के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो गवर्नेंस का काम करते हैं ना। ठीक है, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट, ये सब क्या है, कंपनी के अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली क्या कंपनी का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, क्या टेक्निकल एनवायरनमेंट है, ये सब चीजें। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है, ये जो रिपोर्ट है जब अपन बनाते हैं, तो इस रिपोर्ट के बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले क्या आया, इंटीग्रेटेड थिंकिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग में हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं कि क्या कंपनी का जो कंपनी के वेरियस ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं और कैपिटल है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यूजेस और इफेक्ट, मतलब कैपिटल कंपनी यूज भी ले रही है और कैपिटल यूज लेने के बाद कैपिटल पे इफेक्ट भी आ रहा है, दोनों चीजें लिखी हुई है ना। ठीक है, यूजेस और इफेक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक इनपुट के लिए बात कर रहा है और एक आउटपुट के लिए बात कर रहा है, इसलिए। ऐसे ही इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हो गया। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं कि कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है अपनी स्ट्रेटजी से, गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, प्रोस्पेक्ट से। अब ये परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट सिंपल है, इसका कुछ ऐसे मीनिंग नहीं है कि आप इसको बोलो सर ये क्या है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब जब कंपनी ये प्रोसेस फॉलो करती है रिपोर्ट बनाने का, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इससे देखो, इस डायग्राम से थोड़ा और आपको समझ में आएगा। अब देखो, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप और नेचुरल, कितनी कैपिटल है ये, 6। ठीक है, अब ये सारी 6 कैपिटल क्या है, इनपुट। बिजनेस नहीं है, सब चीजें इनपुट ली। मैंने फाइनेंशियल कैपिटल में पैसे लिए, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में जो फिक्स असेट्स है वो, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इंटेंजिबल असेट्स है, ह्यूमन कैपिटल में एम्प्लॉइज है, सोशल एंड रिलेशनशिप में कंपनी के जो रिलेशनशिप है अपने वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, है ना, कंपनी सोसाइटी पे कितना एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, सोसाइटी की नज़र में कंपनी क्या इज्जत है। अब कई कंपनीज ऐसे होती है जिसको सोसाइटी बहुत अच्छा मानती है, और कई कंपनी ऐसी होती है जिसको सोसाइटी बहुत खराब मानती है। ठीक है, ऐसे कैसे होता है अभी अपन और डिस्कस करेंगे इनके बारे में, कुछ कंपनी के स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे तो उससे और समझ में आएगा। ठीक है, वो एग्जांपल आ गए तो मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का है,
तो आपको क्या लगता है जॉनसन एंड जॉनसन की मार्केट में क्या इज्जत है? ठीक है, क्या उसको लोग बहुत अच्छे नाम से जानते हैं या फिर खराब नाम से जानते हैं? कुछ हुआ है उसके साथ ऐसा, या उसने कुछ किया है ऐसा जो थोड़ी दिक्कत है वहां पे? अब देखो, ये कंपनी की स्ट्रेटजी वाला पार्ट हो गया, विजन और मिशन। अब कंपनी सोचे कि भाई कंपनी को किधर जाना है। जैसे टाटा स्टील का क्या विजन है कि मुझे स्टील सेक्टर में नंबर 1 बनना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मिशन उसी तरीके से होगा, मिशन थोड़ा छोटा होता है, विजन थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये सेक्शन बी में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेना, उसमें दे रखा है पार्ट 1 के अंदर ही, यूएससीएमए के अंदर। तो विजन और मिशन कंपनी ने सोचा। ठीक है, विजन और मिशन से अब देखो, अब कंपनी ने जो सोचा भाई हमें यहां तक पहुंचना है, कंपनी सोचने के बाद क्या कर रही है, कंपनी ये सब चीजें इनपुट कर रही है। ठीक है, ये सब इनपुट हो गया। फिर बिजनेस एक्टिविटीज होती है, मतलब जो भी वर्क होगा इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करने का, तो आउटपुट निकलेगा और कुछ आउटकम होगा। आउटपुट और आउटकम क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक चीज ये ध्यान रखना, अब जैसे समझो एक बुक बनाने वाली कंपनी है, बुक बनाती है, तो बुक्स मतलब जो नॉर्मल, जैसे मान लो अपने इंडिया के अंदर छोटे बच्चों की बुक चल रही है 6, 7, 8 क्लास के अंदर जो स्कूल बुक्स होती है वो बना रही है ना। ठीक है, अब उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट यह है कि वो बुक बना रही है, तो वो उसका आउटपुट है। कितनी उसने साल भर में बुक बनाई, ये इसका आउटपुट है, टेक्स्ट बुक जो होती है। आउटकम क्या है? आउटकम ये है, ये देखना पड़ेगा कि उन बुक से बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये उसका आउटकम होता है। समझ में आया क्या? आउटकम एक स्टेप ज्यादा होता है आउटपुट से, या आप ये कह लो कि आउटपुट तो सिंपल मेजरेबल चीज है, आउटकम एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, आउटपुट का। अब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि प्लान चलाती है मिड डे मील का, तो मिड डे मील का आउटपुट क्या है? मिड डे मील मतलब कि जो 8th क्लास से बच्चे जो छोटे हैं उनको स्कूल्स में खाना प्रोवाइड होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो इसका आउटपुट क्या है कि बच्चे डेली खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे। लेकिन इसका आउटकम क्या है? आउटकम सोचने वाली बात है कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। कहीं बच्चों में अभी तक स्टंटिंग तो नहीं है। स्टंटिंग क्या होती है कि हाइट के एज के हिसाब से बच्चे की हाइट ना होना। ठीक है, कई बच्चों की एज तो होती है ज्यादा लेकिन हाइट होती है कम। स्कूल में देखते थे ना कि कई बच्चे बहुत लंबे हैं, कई बच्चे बहुत छोटे हैं, तो स्टंटिंग प्रॉब्लम होती है वो, है ना। ठीक है, स्टंटिंग के बाद होती है एक प्रॉब्लम वेस्टिंग, कि आपका हाइट के हिसाब से वेस्ट होना, वो वेट होना चाहिए बॉडी का, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो देखो, एज के हिसाब से क्या होनी चाहिए? हाइट, और हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए? वेट। हाइट के हिसाब से वेट जो होता है अगर वो कम है तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आप देखो कभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके है ना, आता है जो तो उसके अंदर हमेशा ये इशू आता है कि भाई बच्चे जो है ना हंगर वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब वेस्टिंग और स्टंटिंग ज्यादा है, न्यूट्रिशन लेवल की कमी है। तो ये आउटपुट और आउटकम में फर्क है। आउटपुट मतलब बच्चे खाना खा रहे हैं, आउटकम मतलब कि उनके अंदर हंगर खत्म हो रही है नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं खत्म हो रही भाई? हो सकता है वो न्यूट्रिशन डाइट नहीं खा रहे हो, वो केवल एक कैलोरी वाला खाना खा रहे हो समझ में? अब देखो, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मतलब कैसे? जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसमें कोई रिस्क होते हैं या नहीं होते? होते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी होती है नहीं होती? होती है। ठीक है, अब कोविड आया तो सैनिटाइजर्स कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई बहुत तगड़ी। लेकिन जो कंपनियां टूर एंड ट्रेवल्स में थी उसके लिए क्या आ गया? रिस्क आ गया। समझ में आया? स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब कंपनी ने जो विजन एंड मिशन बनाया, ध्यान सुनना, कंपनी ने जो विजन एंड मिशन बनाया, जो कंपनी ने सोचा है, ठीक है, कंपनी सोच रही है और उसके बाद कंपनी जब उसको परस्यू करती है तो कुछ रिस्क और अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है तो उस हिसाब से कंपनी क्या करेगी? स्ट्रेटजी बनाएगी उस रिस्क को कम करने की और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। उसके लिए कंपनी को चाहिए रिसोर्सेस, पैसे। समझ में आया क्या? वापस सुन लो, कंपनी ने ये सोचा कि मुझे स्टील सेक्टर के अंदर नंबर 1 बनना है। ये कंपनी का विजन और मिशन है। ये दोनों एक जैसे होते हैं लगभग, बाकी कहने वाली बातें होती है अलग है थोड़ा सा। ठीक है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब कंपनी बिजनेस करेगी, क्योंकि हर बार ध्यान रखना आप, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है,
ठीक है, उसकी वजह से एक रिस्क और अपॉर्चुनिटी आती है। ट्रम्प आया, ओबामा गए थे, ठीक है, तो कई बिजनेसमैन को इससे अपॉर्चुनिटी हुई होगी, कई लोगों को रिस्क होया होगा। ट्रम्प गया, बाइडन आया, ठीक है, तो बाइडन के आने से हो सकता है कई बिजनेस को अपॉर्चुनिटी होगी, कई बिजनेस को रिस्क होगा। ठीक है, अब जो बिजनेस जैसे कोल कंपनी है यूएस में, क्या है, अब ट्रम्प नहीं बोलते थे कभी भी कि ना, ट्रम्प बोलते थे क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, और आपको पता है बड़े बड़े जो क्लाइमेट चेंज जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ये जो कोल कंपनीज है इनको बंद करो, ठीक है, इनकी जगह आप क्लीन फ्यूल यूज करो, ठीक है, क्लीन फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, या विंड एनर्जी है, ऐसी चीजें यूज करो। लेकिन ट्रम्प बोलता था क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, तो आराम से कोल का यूज करो बढ़िया तरीके से दबा के, है ना, ये ट्रम्प बोल रहा था। बाइडन आया, बाइडन बोला नहीं नहीं, वापस से क्लाइमेट चेंज होता है, ये कोल को हम इफेक्ट करेंगे, तो अब कोल कंपनी पे रिस्क आ गया नहीं आया। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने, मतलब ट्रम्प और बाइडन ने, ठीक है, या ओबामा ने आपकी बिजनेस की जो चीजें थी उसको चेंज किया, ठीक है, आपके ऊपर रिस्क आई, अपॉर्चुनिटीज आई, ठीक है, अब कई लोगों को रिस्क है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और जब स्ट्रेटजी बनाओगे तो भैया पैसा भी तो चाहिए, तो वो पैसे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा, ये पूरा जो पीछे बैकग्राउंड है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और जब भी कभी आउटकम या आउटपुट निकलेगा तो वो फाइनेंशियल पे भी इफेक्ट डालेगा, कैपिटल पे, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल पे भी इफेक्ट डालेगा, इंटेलेक्चुअल पे भी डालेगा, ह्यूमन पे भी डालेगा, सोशल पे भी डालेगा, और नेचुरल पे भी डालेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस साल पूरे साल भर जब बिजनेस किया हो तो आपने ह्यूमन कैपिटल का यूज किया हो, लेकिन ईयर के एंड में आके आपके जो ह्यूमन कैपिटल है वो कम हो गई हो, मतलब वो छोड़ के जा चुके हो, आपका एट्रिशन जो लेवल है वो बढ़ चुका हो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये देखो कैपिटल, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल और नेचुरल। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब सिंपल डेप्ट और इक्विटी। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मतलब जो कंपनी की असेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कंपनी की जो असेट्स है वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल होती है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंटेंजिबल असेट्स होती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब एम्प्लॉयज, जो अपन ने डिस्कस किया। सोशल रिलेशनशिप मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज, सॉरी कंपनी के वेंडर्स, कंपनी के जो डेटर्स होते हैं, इन सब से कंपनी का कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, ये भी एक बड़ी कैपिटल है। प्लस कंपनी की जो मार्केट है या कंपनी, लोग जो होते हैं, कॉमन पीपल जो हैं, वो कंपनी को किस नज़र से सोचते हैं, क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, अच्छा सोचते हैं या खराब सोचते हैं। हो सकता है आपकी नज़र में कुछ कंपनियां हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसी हो जो आपको लगता है ये बहुत एथिकल कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल कैपिटल, एनवायरमेंट है ना मेनली वो। तो वापस देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हालांकि मैं दोबारा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो फाइनेंशियल कैपिटल मतलब क्या है, डेब्ट, इक्विटी, ये सब फाइनेंशियल कैपिटल है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मतलब कंपनी की जो असेट्स है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, ये सब कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। जरूरी नहीं है ये ओन्ड ही हो, ठीक है ना, हो सकता है कि बस आपको ये मिल रही थी, जैसे आपने किराए पे कुछ गोडाउन ले रखा था, तो वो भी आपकी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है, ठीक है। किराए पे अगर आपने गोडाउन ले रखा है तो भी वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, क्योंकि आप उसको बिजनेस में यूज ले रहे हो ना, फिजिकल को, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो आपके सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब चीजें होती है। ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयज का जो कॉम्पिटेंसी है, एबिलिटीज है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इसमें कुछ है नहीं, देखो सिंपल है, लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन सब, तो वो कैसे काम करते हैं। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल मतलब नेटवर्क बिटवीन एंड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी एंड शोल्डर्स, मतलब इनके बीच में आपस में कितना कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है। ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड रिकग्नाइजेशन क्या है, लोग कैसा, एक्सटर्नल रेपुटेशन, जैसे हमने डिस्कस किया बाजार में इसकी लोगों की नज़र में कितनी इज्जत है कंपनी की, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और नेचुरल कैपिटल जैसे लैंड, वाटर, एयर, मिनरल। अब टाटा स्टील कंपनी है, टाटा स्टील के लिए सोचो आप, उसके लिए मिनरल है या नहीं है, नेचुरल कैपिटल है, बिल्कुल है। आयरन और उसी से तो बनेगा स्टील, जो कच्चा आयरन होता है, रॉ आयरन, ठीक है। तो टिस्को डाली थी इन्होंने जमशेदपुर के अंदर, सबसे पहला प्लांट।
1907 या 6 के आसपास है ना, ठीक है, जमशेद जी टाटा ने। कुछ पॉइंट है, देखो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 6 कैपिटल आप प्रेजेंट करो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पे, हो सकता है कि आपके लिए कोई कैपिटल इसमें से इररिलेवेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि आप इंटेलेक्चुअल कैपिटल का यूज़ नहीं लेते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जो है ह्यूमन कैपिटल का यूज़ नहीं लेते हो, अकेले ही काम कर रहे हो, ठीक है, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल आपके नहीं हो, तो कोई सी भी हो सकती है, तो कुछ कैपिटल आपके लिए इररिलेवेंट हो सकती है। कैपिटल आप ज़रूरी नहीं है ये नाम एज इट इज़ यूज़ करें, उसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ ले सकते हो। जैसे आपको नेचुरल कैपिटल को लगता है कि आप नेचुरल कैपिटल की जगह कुछ और यूज़ लेना चाहते हो, बायोलॉजिकल कैपिटल यूज़ लेना चाहते हो, तो बायोलॉजिकल कैपिटल यूज़ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की जगह एम्प्लॉय कैपिटल यूज़ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे एग्जाम में क्या पूछे गए, फालतू पॉइंट है ना। अब देखो जैसे बिजनेस होते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं कई बार, आपने देखा होगा, ठीक है। पॉल्यूशन जो होता है वो किस लेवल पे होता है कई बार बिजनेस से। आपने ये पढ़ा होगा जॉनसन एंड जॉनसन के जो बेबी पाउडर आते थे, ठीक है, या आते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कैंसर का रिस्क देखा गया है। यूएस के अंदर तो बहुत ज़्यादा केसेस फाइल कर रखे हैं इस जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के ऊपर, ठीक है, कि कार्सोजेनिक है। कार्सोजेनिक मतलब कि इससे कैंसर हो सकता है। तो सोचो कंपनी इतनी बदनाम हो रखी है कि ये प्रोडक्ट ऐसे बेच रही है, बहुत बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है इसकी, इस बारे में, ठीक है। इस कंपनी के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर मूवी आई थी टाइगर करके, ये पाकिस्तान बेस, ये इमरान हाशमी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मूवी का पाकिस्तान बेस है। इस मूवी में क्या होता है, एक कंपनी है नेस्ले, सुना है आपने, ठीक है, वो बेबी मिल्क पाउडर बनाती है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो बच्चे स्टार्टिंग के अंदर जब पैदा होते हैं माँ का दूध पीना चाहिए उनको, अगर वो नहीं पीते हैं और ये नेस्ले कंपनी का मिल्क पाउडर पी रहे होते हैं, तो फिर वो उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, ठीक है, ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पर्सन उस कंपनी में वैसे सेल्समैन होता है, फिर वो पूरी कहानी है, देख लेना आप चाहो तो इसके ऊपर। तो नेस्ले कंपनी, मतलब इसने बड़ा जाइंट जो है उससे पंगा लिया था, इसके अंदर ये बताया गया है। अब आप सोचो कई कंपनीज जो है सीधा सीधा बोलती है कि भाई आप गोरे हो जाओ, है ना, ठीक है, आप गोरे होगे तो अच्छे लगोगे, तो ये एक खराब चीज़ है। ये किसको प्रमोट करती है, रेसिज्म को। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है भाई, पर्सन जिस कलर में पैदा हुआ है वो कलर बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप हर किसी को गोरे बनाओगे, आप कि हर कोई वाइट होना चाहिए, ये सिंपल रेसिज्म का है। इसीलिए आपने देखा होगा फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, बहुत पहले कर देना चाहिए, और ऐसी क्रीम दुनिया के अंदर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि वही बात देखो, जैसे कि कंपनी पॉल्यूशन कर रही है तो इसलिए कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो पहले क्या होता था कि कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस पर रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है। पहले रिपोर्ट देती थी कंपनी इस तरीके से, एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती थी अपनी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमेंट करती थी अपनी रिपोर्ट्स पे, एनुअल रिपोर्ट पे, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होता है ना, कि फ्यूचर की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सुना होगा आपने। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी कंपनी को रिपोर्ट देनी होती थी पहले, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आ गया, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट हट जाएगा फिर, है ना, ये सब इसके अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। आपको पता है वर्ल्ड मतलब यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड की एक तरीके से पार्लियामेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 193 मेंबर्स हैं, ठीक है, अप्रॉक्स। उन 193 कंट्रीज़ ने मिलकर फैसला किया कि 2030 तक हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो करने हैं। 2015 से ये फैसला हुआ था, 2015 से लेकर 2030 तक कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर देखो ये सब चीज़ें भी चल रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके गोल्स बनाए हैं, ठीक है। आप इन गोल्स को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग गोल्स हैं। ऐसे ही देखो अभी इसी वजह से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आए हैं, ईपीआर।
ईपीआर के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, सपोज करो सैमसंग है या डेल है, सपोज करो डेल का आपने लैपटॉप परचेज कर लिया, अब आप उससे पूरा आपने यूज़ कर लिया, 4-5 साल निकल गए, अब आप डेल के लैपटॉप को पहले क्या करते थे अपन, उसको कचरे के डिब्बे में डाल देते थे या कबाड़ी को दे देते थे। कबाड़ी वाले क्या करते थे, उसमें से ना उसके अंदर जो भी चीज़ें होती थी, मेटल्स होते थे, ठीक है, हैवी मेटल्स बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है, थोड़ा सा गोल्ड होता है, पता है आपको, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में थोड़ा बहुत गोल्ड मिल जाएगा आपको, सिल्वर मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो कबाड़ी वाले उसको गलाते थे, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर लेते थे, उसके अंदर उसको डाल के और पूरा अच्छे से गला के उसमें से वो चीज़ें निकालने की कोशिश करते थे। उसमें से जो मेटल निकलता था वो कितना हार्मफुल तरीके से रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिसाइकल है भी नहीं एक तरीके से, ठीक है, ये सब काम हो रहा है। तो और इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना बढ़ रहा है कुल मिला के ना, ई वेस्ट, लोग 6-6 महीने के अंदर मोबाइल यूज़ करके उसको फटाक से उसको फेंक देते हैं ना, ठीक है, तो वो इससे ई वेस्ट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करो। इसके अंदर क्या होता है, डेल ने अगर आपको लैपटॉप बेचा और अब आप लैपटॉप से उससे परेशान हो चुके हो, 4-5 साल निकल गए, जब जितने भी साल निकल गए, अब आप वापस से उसको डेल को ही दे दो उस लैपटॉप को, डेल अपने हिसाब से रिसाइकिल कर देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इवन इंडिया में जो ई वेस्ट रूल्स हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन है, लेकिन फॉलो नहीं होते, वो बात अलग है। प्लास्टिक वेस्ट रूल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जो भी कंपनी आपको प्लास्टिक बेच रही है, ठीक है, उसकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वापस से आपसे प्लास्टिक ले। समझ में आया क्या? वो फॉलो नहीं होता, वो बात अलग है। तो ये मैंने वापस से डायग्राम दिखा दिया आपको, ये ध्यान रखना, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब इनपुट्स हैं, ये सब आउटपुट हैं ठीक है। इनपुट और आउटपुट, आउटपुट और आउटकम में क्या डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आउटकम्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। आउटकम थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है, हर चीज़ का हमें आउटकम देखना चाहिए, ना केवल आउटपुट, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, केवल बच्चा एग्जाम पास कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, उसका आउटकम क्या है वो सारा सफिशिएंट है कि उसने रियल में नॉलेज ली या फिर केवल सिंपल रट्टाफिकेशन करके पास हो गया, ठीक है। ये मैंने बताया विजन एंड मिशन एक कंपनी का टारगेट होता है, कंपनी सोचती है कि हमें ये करना है, ठीक है। बीच बीच में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आती है, क्यों? क्योंकि कंपनी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डील करती है हमेशा। फिर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की वजह से कंपनी क्या करती है, उसको रिस्क को तो मिटिगेट करने की कोशिश करती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करती है। उस स्ट्रेटजी के लिए कंपनी को कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप सब चीज़ें आपस में लिंक कर सकते हो, ठीक है। और कोई ना कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल होता ही है। फिर यही चीज़ मैंने यहाँ पे इसको समझा रखा है कि कैपिटल है, इनपुट्स हैं, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनी काम कर रही है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोसाइटिकल इशू, एनवायरनमेंट, ये सब कंपनी का विजन और मिशन होता है, ठीक है। कंपनी को रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, स्ट्रेटजी बनाएगी तो रिसोर्स एलोकेशन करेगी। ये इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। गवर्नेंस मतलब कि कंपनी के जो टॉप लीडर्स होंगे, कंपनी के जो टॉप लीडर होंगे, ठीक है, वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे, क्या पॉलिसी को यूज़ करेंगे, अपनाएंगे, क्या पॉलिसी अपनाएंगे कि जिससे कंपनी का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो, कंपनी का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कहलाती गवर्नेंस, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट होती है किसी देश की, वो क्या करती है, गवर्न करती है लोगों को वहाँ के, तो उसके लिए वो कुछ पॉलिसीज अपनाती है, ठीक है। आप देख सकते हो हर गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एजुकेशन पे पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है। अभी इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी है, पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई, फिर 2020 में आ गई। ऐसे कस्तूरी रंगन कमेटी बैठी थी, अगर आपने तो देखा हो तो। बिजनेस मॉडल होता है, हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है। जैसे उसको ऑनलाइन करना है बिजनेस या ऑफलाइन करना है, ऐसे 100 एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आउटपुट और आउटकम्स, तो आप ये देख रहे हो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कंपनी को ये सब बातें बतानी पड़ती है, ठीक है, कि ये हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है, ये हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। कंपनी का गवर्नेंस किस तरीके से, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कंपनी क्या देखती है आने वाले टाइम में, कैसे स्ट्रेटजी बनाएगी, क्या रिसोर्सेज एलोकेट करेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी का डायरेक्टली किस किस चीज़ पे, जैसे कंपनी को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, वो सब बताना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, हर कंपनी देखो वैल्यू क्रिएट भी करती है, वैल्यू इनहेंस भी करती है और वैल्यू को प्रिजर्व भी रखना पड़ता है,
ठीक है, जो वैल्यू बनी है उसको प्रिजर्व भी तो करोगे ना आप, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम यही शो करते हैं कि कितनी वैल्यू क्रिएट करी है, कितनी वैल्यू प्रिजर्व करी है, कितनी वैल्यू इनहेंस करी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि कंटेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्या कंटेंट है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का। तो देखो जरा कंटेंट क्या है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। देखो पहला है ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम बता रहे हैं स्पेसिफिकली, जो ये जो डायग्राम है ना, कुछ भी नहीं है, अब ये इसके आगे पीछे ही चल रही हैं सारी चीजें, है ना, ठीक है, आपके मन में और क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी ये मत समझना ये इनपुट और ये आउटपुट सेम सेम होगा, नहीं, ये तो यूजेस है, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं और ये इसका इफेक्ट आएगा, तो ये दोनों अलग अलग आएंगे। अभी बता दूंगा कैसे अलग अलग होंगे ना। कई लोगों को लगता है सर ये इनपुट आउटपुट सेम सेम आपने लिख दिया, अरे फिगर ही अलग हो जाएंगी, कैसे सेम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी किस सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, कंपनी के क्या क्या यूजेस हैं। देखो यूजेस, कंपनी कैसे यूज कर रही है कैपिटल को, कंपनी के कैसे इफेक्ट हो रही है कैपिटल, ठीक है, कंपनी की कैसे स्ट्रेटजी जो है ना वो कैसे वैल्यू क्रिएट करेगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, वो बताना है। कंपनी के सिग्निफिकेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल है। गवर्नेंस, जैसे मैंने बताया, कंटेंट पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कंटेंट डायरेक्टली IIRC देता है, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें देखो ये 8 पॉइंट है कंटेंट के अंदर, है ना। हो सकता है कि आपको 4 MCQ देगा, जो मतलब 4 पॉइंट जो देगा ऑप्शंस में, उनमें से एक पॉइंट इनमें से नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको गवर्नेंस दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे दिया, बिजनेस मॉडल दे दिया, बाकी कुछ अलग ही दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है भाई इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कंटेंट नहीं होता है, तो आपको एक पॉइंट के नेम पता होने चाहिए ना, ठीक है। और ऐसे कुछ है नहीं रट्टे वाला काम, समझ में आ जाएगा। गवर्नेंस के अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये याद रखना है कि गवर्नेंस होता क्या है। गवर्नेंस क्या होता है, जो कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट वगैरह, जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, वो पॉलिसी कैसे क्या है, वो पॉलिसी क्या है, वो सब गवर्नेंस का पार्ट होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ठीक है, तो रिस्क मिटिगेशन के लिए कंपनी क्या कर रही है, इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, एथिकल इशू कुछ ना हो, इस सब के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब चीज़ें हैं ना। बिजनेस मॉडल, जैसे हमने डिस्कस किया भाई कैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ठीक है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ बतानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, अब जो कंपनी के पास रिस्क आएगा उसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, और उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को क्या लगता है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, क्या कंपनी के आउटकम्स होंगे, क्या आउटपुट होगा, ये सब चीज़ें हैं। आउटलुक मतलब अब कंपनी को फ्यूचर में बताना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए बताना पड़ेगा हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे रिस्क है तो वही एक तरीके से रिस्क शॉर्ट टर्म हो गया एक, है ना, और ये थोड़ा से लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। व्हाट चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन लाइकली टू एनकाउंटर इन परसुइंग इट्स स्ट्रेटजी, तो ये बताना पड़ेगा। बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कंपनी ये जो फिगर्स लेके आई है, ये जो फिगर्स यहाँ पे रखे हैं, ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर, वो कंपनी उस फिगर पे कैसे पहुंची है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो कंपनी कुछ भी लिख सकती है, ठीक है। जो जो कंपनी ने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में डाला है वो कैसे आया है, कैसे आपने उसको क्वांटिफाई करा है, वो उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। IIRC सिंपल टॉपिक है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल क्यों क्रिएट करी गई थी, क्योंकि कंसाइज, क्लियर, कॉम्प्रहेंसिव और कंपेरेबल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हमने पहले पढ़ लिया है, वही चीज़ है, ठीक है, कि जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे कंपनी की स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमेशा ध्यान रखना हर बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही जी रहा है, ठीक है, हर बिजनेस का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। सोचो अभी आप इंडिया में कई लोग खूब सारा टिकटॉक बनाते थे, है ना, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला टिकटॉक बैन करो, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कई लोगों का एक बिजनेस ही बन गया था टिकटॉक बनाना, ठीक है,
तो वो इफेक्ट करा ही नहीं करा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल चेंज आ गया भैया फटाफट से। पॉलिटिकल चेंज वैसे भी नहीं आया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया भाई नहीं ठीक है, पबजी मना कर दिया। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक होता है, ठीक है। हो सकता है कि टिकटॉक की जगह कल को और बड़ी ऐप आ जाए इससे और ज़्यादा अच्छी। तो IRC बिलीव दैट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल इकोनॉमी एंड मोर सूटेबल वर्ल्ड। तो IRC सोच रहा है कि भाई अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कंपनी देगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी इसके अंदर देखो कितने सारे पॉइंट लिख रही है, नॉन फाइनेंशियल कितने सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। IARC है उसने एक फ्रेमवर्क निकाला था 2013 में। उस फ्रेमवर्क में उसने गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं और एलिमेंट्स दिए हैं, कंटेंट एलिमेंट के मतलब क्या क्या कंटेंट होना चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर। वैसे तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्राइवेट सेक्टर पे अप्लाई होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर और चैरिटी वाले भी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंडेटरी कहीं नहीं है, बस केवल साउथ अफ्रीका को छोड़ते हुए। ये रिपोर्ट देखो सबको बेनिफिट करेगी, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर, लोकल, जिससे नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क देखो प्रिंसिपल बेस है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, एक तो होता है कोई चीज रूल बेस और दूसरी क्या होती है प्रिंसिपल बेस। जैसे IFRS जो होते हैं वो प्रिंसिपल बेस होते हैं, ठीक है, लेकिन US गैप जो है वो रूल बेस है। तो वैसे ये प्रिंसिपल भी क्या है, ये फ्रेमवर्क जो है ना वो प्रिंसिपल बेस है। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक उसने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं बताए कि भाई यही डिस्क्लोज करने हैं। सीनियर मैनेजमेंट जो चाहे, उनको जो लगता है कि भाई कौन से इश्यूज मटेरियल हैं, जाना ना, ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, आप कंपनी जब भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाएगी उसमें ये पॉइंट का ध्यान रखेगी मटेरियलिटी का, मतलब वही आइटम्स आएंगे जो मटेरियल हो। और मटेरियल आइटम जज करना ये प्योरली उस मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी कंपनी के लिए कोई अमाउंट मटेरियल हो, किसी के लिए नहीं मटेरियल हो। भाई एक पर्सन रिच है, बहुत ज़्यादा सुपर रिच है, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट भी मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि उसको 1 करोड़ भी बहुत छोटा लगता हो, मुकेश अंबानी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक छोटा गरीब किसान है तो उसके लिए हो सकता है 1000 रुपये भी बहुत मटेरियल हो। तो मटेरियल हर किसी के लिए अलग अलग होता है, तो ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हमेशा मटेरियल आइटम ही आते हैं। एक और चीज, दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। जब भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है और फाइनेंशियल नेचर की जैसे अभी तक बनाती आ रही है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट के बारे में सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल वगैरह के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये एक लिमिटेशन है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का अभी, कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कुछ गलत भी हो गया तो आप मैनेजमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। क्योंकि देखो ये कई जगहों पे लीगल लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकती है। भाई कंपनी ने बता दिया अगर कि हम एनवायरनमेंट का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं या फिर अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए दिक्कत हो सकती है। इट वुड देयरफॉर डिटर कंपनी फ्रॉम अप्लाइंग द इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो ये थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं अगर आप देख रहे हो तो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की, ठीक है। अभी तक देखो ऑडिटर भी सर्टिफाई नहीं करते इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स को, तो ये भी दिक्कत है, ऑडिटर भी मना कर देते हैं, ठीक है। तो सारी बातें मैनेजमेंट पर रहती है, मैनेजमेंट ही बोलता है भाई हम क्यों एक्नॉलेज करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने की कोई। तो ये सब दिक्कत है। फिर प्लस कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली यही स्टैंडर्ड होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की, ठीक है। फ्रेमवर्क बनाया है लेकिन वो फ्रेमवर्क भी प्रिंसिपल बेस है ना, कोई ऐसा रूल बेस नहीं है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी हो जाएगी, तब आप देखना कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू शुड बी द लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऐसा नहीं है कि केवल शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से देखते हैं अपन। इंटीग्रेटेड जैसे प्रॉफिट जो होता है वो केवल एक शॉर्ट टर्म अप्रोच हो सकती है, लेकिन जब अपन बोलते हैं वैल्यू, और वैल्यू में भी इतने सारे कैपिटल इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो उसका अपन इम्पैक्ट देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब जैसे देखो ये इतनी सारी कंपनी इंडिया में ऑलरेडी, इतनी सारी कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में देखो क्या कर चुकी है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना चालू कर चुकी है, ठीक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में देखो एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, जिंदल स्टील वर्क, टाटा स्टील, ठीक है, वेदांता,
एयरटेल कंपनी है, सिप्ला है दवाइयों की कंपनी जो है, हेवल्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं, लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, ठीक है, टाटा टाइटन घड़ी वड़ी, ये टाटा का ही आता है टाइटन ब्रांड भी वैसे, अपोलो टायर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। तो आप देख रहे हो विप्रो बना रही है, डाबर बना रही है, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना ऑलरेडी, रिलायंस, इंडियन ऑयल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना रही है। अब हम देखते हैं टाटा स्टील की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट ये कैसे बनाती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, देखो जाएगा। ये एग्जैक्टली टाटा की ही रिपोर्ट है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। ये रिपोर्ट 400 पेजेस की है, लेकिन 400 पेजेस तो नहीं ले सकते अपन, ठीक है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स जो है ना आपको मेन वो दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो देखो टाटा रियल में के इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बड़ी कैसे बनाते हैं, और इस टाटा स्टील की रिपोर्ट को वर्ल्ड की टॉप 3 रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया है IIRC ने, ठीक है। ये देखो इनपुट क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल इनपुट है, नेटवर्थ और डेप्ट, मतलब डेप्ट और इक्विटी की बात हो गई यहाँ पे, समझ गए होंगे। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मतलब कंपनी की जो असेट्स है, प्लांट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये बता रखा है कि कंपनी के पास स्टील प्रोसेसिंग सेंटर है, ठीक है, इंस्टॉल्ड क्या, ये सब फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आपके इतना मतलब का नहीं है सब, है ना, कंपनी के इंटरनल है ये सब चीज़ें। इंटेलेक्चुअल कैपिटल कंपनी कितनी है, पेटेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया। ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने एम्प्लॉयज़ है, देखो 32,000 एम्प्लॉयज़ है टाटा कंपनी के, 32,000 एम्प्लॉय ऑन रोल है ये तो, ठीक है। कंपनी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे कितना खर्चा कर रही है, 152 करोड़, 152 करोड़, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज़ डेज ट्रेंड कर दिए कंपनी ने, इतने। नेचुरल कैपिटल क्या है कंपनी की, देखो वाटर है, एनवायरनमेंट पे कितना खर्चा किया है, ठीक है, रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट किया है। सोशल रिलेशनशिप कैपिटल कितने कंपनी के डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, और कितनी कस्टमर सर्विस टीम्स है, जैसे ये जो होते हैं ना अपने कॉल सेंटर्स वगैरह। CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कंपनी कितना खर्चा करती है, ठीक है। छोटा छोटा नजर आ रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख सकते हो, केवल समझने के लिए है। कंपनी का विजन देखो क्या है, वी एस्पायर टू बी अ ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर द वैल्यू क्रिएशन एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ठीक है। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री बेंचमार्क मतलब ये पूरे वर्ल्ड में बेंचमार्क बनना चाहती है ग्लोबल स्टील के अंदर, मतलब स्टील के अंदर, ठीक है, स्टील। फिर कंपनी की वैल्यूज देखो, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाइनरिंग, ठीक है। कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडस्ट्री लीडरशिप इन स्टील, इस तरीके से और भी हैं, है ना, ठीक है। कंपनी ने अपनी वैल्यू चेन भी दी है, देखो रॉ मटेरियल, सबसे पहले देखो माइनिंग हुई, कच्चा, पहले अपन ने आयरन ओर निकाला, फिर उसकी आयरन ओर की प्रोसेसिंग हुई, उससे आयरन बनाया, आयरन से स्टील बनाया, स्टील से उसको शीट्स बनाते हैं ना, रोल करते हैं, प्रोसेसिंग हुई और फाइनली कस्टमर को दिया। आउटपुट देखो क्या है, ये कंपनी का आउटपुट है, बता रखा है। आउटकम्स क्या है, देखो फाइनेंशियल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल। अब देखो ये दोनों अलग अलग हैं। फाइनेंशियल कैपिटल नेटवर्थ पहले 76,000 करोड़ थी, ठीक है। अब इसमें देखो इसकी वजह से टर्नओवर इतना हुआ है कंपनी का। EBDT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ये सब चीजें हैं 15,000 करोड़ की, ठीक है। देख रहे हो, ह्यूमन कैपिटल अब इनपुट में देखो अलग बताया था, आउटपुट में अलग बताया है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये सेम चीज होती है, अलग अलग होता है। इनको और डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हो चाहो तो, और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है कंपनी की, फाइनेंशियल कैपिटल में कंपनी ने बताया है और डिटेल में इन सब चीजों को ही एक्सप्लेन कर रही है कंपनी, 6 कैपिटल्स को। कंपनी का PBET अपॉन टर्नओवर है, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना ROI, ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी ज़्यादा है, 57 अर्निंग है पर शेयर, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल, फिर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ठीक है, कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है, ठीक है, कितना स्टील का प्रोडक्शन कर रही है, वो किस बेसिस पे कर रही है, क्योंकि कंपनी की एसेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होंगी। देखो ये लिख रहा है नीचे, इम्पैक्ट ऑन SDG, SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपको,
कि 2015 में अडॉप्ट किए हैं 2030 तक के लिए। पहले इसकी जगह होते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG करके, ठीक है। कंपनी की इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कंपनी ने कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, ये कंपनी का कोई शिखर 25 करके प्रोग्राम होगा, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने कितना पेटेंट कंपनी को एक साल में मिले, 58 पेटेंट मिले हैं कंपनी ने, सोचो इतने पेटेंट फाइल करे हैं। कंपनी ने 155 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं करंट ईयर में। ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये सब बता रखा है एम्प्लॉयज़ के बारे में। अब आप देख सकते हो ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा और डिटेल में। कंपनी के जैसे कंपनी अपने LGBTQ प्लस कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है, ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, क्विंट है ना, ठीक है, ये 5 जो हैं जानते होंगे, सुना होगा इसके बारे में आपने। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज इन ऑल 3 शिफ्ट, ठीक है, वुमेन्स के लिए। अब ये इससे डाइवर्सिफिकेशन शो हो रहा है कंपनी का, ठीक है, कि कंपनी किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जिसे बोलते हैं ना, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं दिव्यांग, है ना, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, तो इनके लिए कंपनी कुछ कर रही है। तो देखो ये कंपनी कैपिटल, कंपनी उसको अपनी कैपिटल में दिखा रही है, कितनी बड़ी बात है। पहले ये सब कहाँ दिखाते थे, ये सब दिखाते नहीं थे। नेचुरल कैपिटल देखो, कंपनी कितना वाटर कंजम्पशन कर रही है, कितना डस्ट एमिशन हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे कितना खर्चा कर रही है कंपनी, ठीक है, उसका रीस्टोरेशन कैसे हो रहा है, ट्रीज कैसे प्लांट हो रहे हैं, ये सब दिखा रही नेचुरल कैपिटल में। टाटा स्टील का ये है ना, ये सब चीज़ें। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है। स्टील जब बनाती है कंपनी, तो स्टील बनाने के लिए आपको पता होगा रॉ मटेरियल होता है, तो एक तो आयरन होता है, दूसरा होता है कोल, ठीक है, आयरन कोल के मिक्सचर से स्टील बनता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन होता है, क्योंकि जो कोल होता है ना, वो बहुत सबसे गंदा रॉ मटेरियल कोल होता है, ठीक है। सोशल कैपिटल कंपनी की देखो, कितना कंपनी ने CSR खर्च किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी ने कुछ सप्लायर की ट्रेनिंग करवाई होगी, कुछ प्रोग्राम होगा, VCAP ये छोड़ो आप, है ना। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स इन्होंने कुछ तरीके से निकाला होगा। तो सोच रहे हो आप, ऐसे ही देखो महिंद्रा की केस स्टडी देखो, महिंद्रा कैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना रही है। देखो ये सब चीज़ें जैम होती हैं, मतलब गोल्ड है ये सब चीज़ें। आप पढ़ने बैठोगे आपको टाइम लगेगा, आप ऐसे देख सकते हो। अगर हाँ पढ़ना चाहो तो महिंद्रा की जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है ना, वो काफ़ी अलग है। देखो ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंपनी हो सकता है कि कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ मिक्स कर दे, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट अलग निकाले और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट अलग निकाले। मैंने दोनों ही केस लिए हैं। जैसे टाटा स्टील ने क्या किया, अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड है। महिंद्रा ने क्या किया, महिंद्रा ने एनुअल रिपोर्ट अलग निकाली, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट अलग निकाली। कहा था ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग कर रही है अभी। देखो महिंद्रा की सेल्स बता रखी है, ठीक है, ये इतनी सेल्स है 47,000 करोड़ की, 47,000 करोड़ की सेल्स है, इतनी अर्निंग पर शेयर है, EPS है, ठीक है। ये फाइनेंशियल कैपिटल दिखा रहा है पूरा का पूरा, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड पर शेयर, ये सब बता रखा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे आते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मतलब कंपनी के पास क्या क्या है चीज़ें, मतलब क्या क्या असेट्स हैं, एक तरीके से वो टेंजिबल असेट्स की बातें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत चीज़ों के अंदर है, ट्रैक्टर वगैरह ये सब, स्कॉर्पियो भी बनाते हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, जैसे है ना, बताया मैंने आपको, SUV गाड़ियाँ भी आती है इसकी। इंटेलेक्चुअल कैपिटल वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया, ठीक है, पेटेंट कितने फाइल करे, 1000 पेटेंट फाइलिंग, है ना, समझ रहे हो आप। इन्होंने कुछ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी बनाई है, ऑटोनोमस ट्रैक्टर, मतलब ऐसे ट्रैक्टर जो अपने आप चलेंगे। ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा शायद आपने। ड्राइवरलेस कार क्या होती है, वो अपने आप, है ना, उसके लिए कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी होती है लिडार नाम से, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो इसके बारे में। तो लिडार टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो लोग ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर। ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये इतने परमानेंट एम्प्लॉयज़ है 41,000, टाटा से भी ज़्यादा, ठीक है। फिर ऐसे करके बता रखा है कि वुमेन कितनी है एंट्री लेवल पे, ये सब चीज़ें हैं।
सोशल एंड रिलेशनशिप, ये महिंद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये कैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दे रहा है, देखो आप कितना CSR में खर्चा कर रहे हैं। कोई गर्ल्स के लिए प्रोग्राम चल रहा है, वो है नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड, जैसे आ गया एनर्जी सेव्ड, है ना, कितना पानी कम कंज्यूम किया है बता रहा है। देखो, अवर इगातपुरी प्लांट बिकम इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल फैक्ट्री। समझ में आया क्या? अब देखो, अब अपन एक एकेडमिक केस स्टडी डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसको मैंने ACCA की बुक से लिया है, ठीक है। तो इसको जरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस केस स्टडी को पढ़ के। AA कंपनी का नाम है, इस UK बेस्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC है, दैट परचेजेस शूज डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एंड देन सेल थ्रू इट्स ओन UK बेस्ड शॉप। ये क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली शूज परचेज करते हैं और ये UK में उसको बेचते हैं शॉप्स पे, ठीक है, खुद की शॉप्स हैं इनकी। AA हैज़ बीन प्रॉफिटेबल फॉर मैनी ईयर्स, और ये अब एक्सपेंशन का सोच रही है और इस बैंक से लोन लेने का भी सोच रही है, एक्सपेंशन करेगी बैंक से लोन लेके। शूज शेल पर्टिकुलरली वेल अमंग लोअर इनकम फैमिलीज एंड AA हैज़ देयरफॉर स्पेसिफिकली टारगेट दिस डेमोग्राफिक। बहुत अच्छा काम कर रही है ये, जो ये स्कूल शूज़ वगैरह बेच रही है, शायद नहीं, स्कूल शूज़ नहीं बेच रही, ठीक है, शूज़ बेच रही है। तो ये शूज़ लोअर इनकम फैमिलीज के लोगों को बेच रही है ज़्यादातर, है ना, ठीक है, अच्छी बात है ये। और इसी सेगमेंट को टारगेट करने का सोच रही है, और ये सोच रही है कि 50% जो है डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, किस पे? स्कूल शूज़ पे, इफ़ द चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू फ्री स्कूल मील्स। कितना अच्छा पॉइंट है, देखो, ये बोल रहा है कि अगर बच्चे को स्कूल में फ्री में खाना मिलता है, इसका मतलब हो सकता है कि वो बच्चा पुअर कैटेगरी से आता हो, तो हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे स्कूल शूज़ पे। वेरी गुड। और ये जो डिस्काउंट होगा, गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, गवर्नमेंट पैसा देगी। AA मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय बाइंग इट्स इन्वेंट्री फ्रॉम द ओवरसीज, ठीक है। अभी ध्यान रखना, ये उसमें बोला था ना ऊपर के ये शूज़ डायरेक्टली परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो ये कहाँ से शूज़ परचेज कर रहा है? ओवरसीज, मतलब उस UK से बाहर, है ना, UK से बाहर किसी और कंट्री से परचेज कर रहा होगा। इन द पास्ट ईयर देयर हैव बीन सेवरल प्रेस रिपोर्ट अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन अब यहाँ से चालू हो रहा है, क्वेश्चन अब थोड़ा सा टर्न ले रहा है, अभी तक सब ऊपर अच्छा हो रहा था, अब यहाँ पे बता रहा है गड़बड़ हो रही है। एंड पे इन फैक्ट्री वेयर AA प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये बता रहा है कि ये जो ओवरसीज से जूते परचेज कर रहे हैं, मान लो ये परचेज कर रहे हैं, सपोज करो चाइना से, ना, ये UK जो है, UK जो शूज़ बना रहा है, सपोज करो चाइना से परचेज कर रहा है, ठीक है, वो शूज़ AA कंपनी। तो जिन चाइना की फैक्ट्री में ये शूज़ बन रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन काफ़ी ख़राब है, ठीक है। उधर चाइना के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे पेमेंट भी लोगों को लो दिया जाता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर वगैरह भी हो सकती है। इज अ कॉन्शियस दैट इट नीड्स टू मॉनिटर इट्स सप्लाई एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मोर क्लोजली। तो AA को लगता है, जो UK बेस है, उसको लगता है कि भाई मेरे को सप्लायर जो है, मेरा जो चाइना बेस है, उसको थोड़ा सा, उसकी फैक्ट्री को थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन दे रहा है, ठीक है। AA हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज इन द प्रेस फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब बात आती है भाई चाइनीज क्वालिटी पे, कि शूज़ जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। सम कस्टमर हैव कंप्लेंट दैट द शूज़ आर नॉट वेल मेड एंड दे मस्ट बी रेगुलरली रिप्लेस। भाई जूते अच्छे नहीं है, जल्दी खराब हो जाते हैं। अ मेजर कस्टमर मैगजीन हैज स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट AA प्रोडक्ट्स आर अ फॉल्स इकोनॉमी एंड द कस्टमर वुड सेव मनी इन द लॉन्ग रन इफ दे बॉट स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव बट बेटर क्वालिटी शूज़। तो एक मैगजीन तो ये तक कह रही है कि भाई ये जो AA के प्रोडक्ट हैं बिल्कुल ख़राब हैं, इससे बढ़िया तो आप थोड़े महंगे जूते खरीद लो, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। स्टाफ हु वर्क इन AA शॉप्स आर पेड द नेशनल मिनिमम वेज, ट्रेनिंग इज मिनिमम एंड स्टाफ टर्नओवर इज एक्सट्रीमली हाई। तो जो AA की कंपनी की शॉप्स है UK के अंदर, क्योंकि शॉप्स तो इनकी UK में हैं जहाँ पे ये बेच रहे हैं सामान, उधर पेमेंट भी कम है, ट्रेनिंग भी कम है और
स्टाफ का टर्नओवर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेबर टर्नओवर ज़्यादा है। ये अच्छी बात नहीं होती लेबर टर्नओवर ज़्यादा होना। डबल ए डज नॉट फुल्ली एंगेज विद लोकल और नेशनल रिसाइकलिंग इनिशिएटिव, इसी की कमी थी बस केवल, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिलीव दीज इनिशिएटिव वुड इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड thus reducing the affordability of its product for the its target demographic। हमने बोला था अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बेचने की नहीं होनी चाहिए, उसको वापस खरीद के उसको रिसाइकिल करने की भी होनी चाहिए। डबल ए बोल रहा है कि हम रिसाइकलिंग पे विश्वास नहीं रखते, क्योंकि रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़े से और महंगे हो जाएंगे, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द डबल ए बिजनेस मॉडल हैज लेड टू अ इंक्रीज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सब अच्छा लग रहा था, तो कई कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो इस बिजनेस में उतर गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अब कंपटीशन बढ़ेगा तो आगे जो है प्रॉफिट इस डबल ए का खतरे में आ जाएगा। Although these competitors do not yet have the same high street presence as AA, some of them have invested more money in developing into online store। इसका बिजनेस मॉडल डबल ए का कैसा था कि डबल ए अपने जो रिटेल स्टोर थे वो डाल रहा था, है ना। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो बड़े स्मार्ट हैं और उन्होंने ऑनलाइन स्टोर खोले हैं, ठीक है। डबल ए की वेबसाइट तो है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन परचेज नहीं हो सकते, ज़्यादा लोग परचेज नहीं करते होंगे, ज़्यादा लोग ऑफलाइन ही खरीदते होंगे। अब आपको बताना है कि भाई इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है ना वो क्यों यूजफुल है कंपनी के लिए। अब आप बताओ, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है तो देखो यहां तक पढ़ोगे तो सब अच्छा लिख रखा था, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि कंपनी जो है ना अच्छी बात क्या है, चलो पहले बताओ। अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल कैपिटल कंपनी का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी करंट में प्रॉफिटेबल है। करंट में प्रॉफिटेबल है मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है। वैल्यू क्रिएट कब हो रही है, शॉर्ट टर्म में। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़े इशू आएंगे। फाइनेंशियल कैपिटल क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिल रही है, ठीक है, और इसलिए आराम से अपने लोन वगैरह भी पे कर पा रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये लो इनकम फैमिलीज के लिए शूज बना रहा है, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। सोशल कैपिटल थोड़ी सी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है। देख रहे हो सोशल कैपिटल क्यों इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये लो इनकम फैमिलीज की नज़र में अब अच्छा पर्सन होगा, ठीक है। तो इससे इसकी ब्रांड लॉयल्टी जो है ना वो बढ़ेगी, ठीक है, और इससे इसकी गुड पब्लिसिटी होगी, ठीक है, और हो सकता है कि इससे फाइनेंशियल कैपिटल पे भी इम्पैक्ट पड़े। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे चल रहा है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कैसे काम आती है। अब नेगेटिव बातें हम देखते हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स ये है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि ग्रांट देना बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? पहली बात तो ये क्योंकि जो कई लोग हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है, वो ऑब्जेक्शन उठा रही है कि भाई जहां पे ही आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, शूज बन रहे हैं ना, उधर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन खराब है, ठीक है, उधर जो है वेजेस वगैरह कम दी जाती है, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, प्लस आपके कॉम्पिटिटर भी बढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट किस किस को गवर्नमेंट ग्रांट देगी, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहे। तो ये सब देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पार्ट होता है। कंपनी जो है वो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आपने देखा था अभी वेजेस बहुत मिनिमम दे रही है, ट्रेनिंग नहीं दे रही है, स्टाफ टर्नओवर, लेबर टर्नओवर ज़्यादा है। लेबर जो है ना कंपनी शूज़ बनाने के लिए, शूज़ तो बाहर से बन रहे हैं, तो एक तरीके से चीप लेबर यूज़ हो रही है ना, जैसे मैंने बताया चाइना में शूज़ बन रहे हैं, तो ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी, अब हो सकता है कि भाई कंपनी को क्रिटिसाइज करें कई लोग, कंपनी को ये भी बोल सकते हैं कि भाई तुम जैसे इंडिया में बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, ठीक है, आप बाहर से क्यों मंगा रहे हो ये शूज़, आप यूके में बना लो ना, ज़्यादा बढ़िया है। तो हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे ही बोलें कि यूके में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप चाइना में क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो इसका, ठीक है। जैसे ट्रंप पहले कहते थे ना अमेरिका फर्स्ट, तो उनका क्या होता था मीनिंग के अमेरिका में प्रोडक्शन होना चाहिए चीज़ों का। इंडिया भी यही कहता है, हर कोई कंट्री यही कहता है। और दूसरी बात कि आप एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हो ओवरसीज वर्कर्स को वहां पर चाइना के अंदर इस तरीके से, ठीक है। आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको अगर ये उधर से बाहर से बनवाता भी है तो इसको सप्लायर को काफी मॉनिटर भी करना पड़ेगा, ठीक है। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ओवरसीज विल इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? CO2 एमिशन। CO2 एमिशन प्लस हम लोग जो एनवायरनमेंट में जो डेली पॉल्यूशन करते हैं,
जैसे आप एक दिन में पर पर्सन मान लो आप 500 ग्राम्स या 500 ग्राम्स आप डेली की डेली वेस्ट जनरेट करते हो। डस्टबिन देखो आपका डेली की डेली 2 किलो का है, घर में 4 मेंबर रहते हैं, आप डेली की डेली 500 ग्राम डस्टबिन में वेस्ट जनरेट कर रहे हो। ये आपका कार्बन फुटप्रिंट है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा आप गाड़ी चलाते हो तो आप CO2 एमिट करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस ये रिसाइकिल और करना नहीं चाहता, ये बोल रहा है रिसाइकिल करने से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये नेचुरल कैपिटल को हार्म पहुंचा रहा है, तो इसको एनवायरनमेंट वाले जीने थोड़े देंगे, बाद में पीछे पड़ जाएंगे। बहुत एनवायरनमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है। सुना है ना वो ग्रेटा थनबर्ग, क्या नाम है उसका, है ना, ठीक है। तो वो पीछे पड़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अ फोकस ऑन हाई स्ट्रीट एक्सपेंशन में लीव ए वनरेबल टू ऑनलाइन कॉम्पिटिटर्स। प्लस आप ये ऑनलाइन भी नहीं जाना चाहते, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो तो ऑनलाइन जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। ऑनलाइन में कई बार थोड़ी सर्विस अच्छी मिल जाती है, तो ये इशू है। तो इसकी समरी क्या है कि देखो AA का बिजनेस अभी आपको करंटली प्रॉफिटेबल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखना एक चीज ध्यान रखना आप, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जो अपन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सड़ी गली इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। सड़ी गली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना वो शो कर रहे हैं पास्ट में जो हुआ है, वो फ्यूचर थोड़े शो कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में तो आप फ्यूचर दिखा रहे हो, कितनी अच्छी बात है ये ना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दैट लुक्स एट अ वैल्यू क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में ऑफर अ मोर पेसिमिस्टिक आउटलुक। तो अगर ये कंपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को फॉलो करेगी, ठीक है, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में कंपनी का पेसिमिस्टिक आउटलुक शो होगा। ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, पेसिमिस्टिक होगा, निराशाजनक, ठीक है। बैंक्स आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन कंपनी, करंटली तो कर रहे हैं लेकिन बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपनी इसलिए देखो कई बार कंपनी इसी वजह से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने में घबराती है, क्योंकि उसका जो कच्चा चिट्टा है, फ्यूचर जो है ना, वो खुल जाएगा। तो आने वाले टाइम में आप देखना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर देंगे, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स है ना 50 के आसपास है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ये जो टाटा स्टील और महिंद्रा की रिपोर्ट दी है ना मैंने, ये केवल आपको एक समझने के लिए दी है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कैसे बनती कैसे है। तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना, बस केवल देखना है ना, इसको याद वाद करने की जरूरत नहीं है, वो आप भी जानते हो, ठीक है। याद क्या करना है आपको इस चैप्टर में, अगर आप याद करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे को रट्टा ही मारना है, तो बस ये नाम ऊपर से याद रख लेना, गवर्नेंस, ये सब, बिजनेस मॉडल, रिस्क, अपॉर्चुनिटी, ये करके नाम। बाकी तो सब आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में मेरे हिसाब से तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। IARC वगैरह आपको क्लियर हो ही जाएगा। IARC की वेबसाइट भी अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की वेबसाइट भी है, ठीक है, देख सकते हो। तो इतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में, ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इससे। हाँ, अगर आप चाहो तो अलग अलग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा पता लगेगा इन कंपैरिजन की आप अलग अलग बुक देखते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।